तो इससे पहले कि आप कमेंट करने लग जाओ कि ओए मंदबुद्धि तूने कितनी मूवीज बनाई है जो जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड को ट्रैश बोल रहा है, मैं बता दूं कि अगर तुम कोई फैन बॉय हो तो अभी का भी वीडियो को क्विट कर दो। पर अगर तुम थोड़ा दिल पर पत्थर रखकर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हैंडल कर सकते हो और लॉजिकल पॉइंट्स को समझ सकते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और इट कुड बी पॉसिबल कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी मूवी को देखने का नजरिया बदल जाए। तो इसके लिए बाद में मुझे मत ब्लेम करना। सो आर्मी ऑफ द डेड जब से आई है रिव्यूअर्स और ऑडियंस के बीच छाई हुई है। आई मीन कि ज़ॉम्बी लवर्स को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। ऑब्वियसली पहली बार हमें प्रेग्नेंट ज़ॉम्बीज देखने को मिले हैं और तो और टाइम लूप और यूएफओ जैसे साइंस फिक्शन टर्म्स को भी इसमें ऐड किया गया है। इट्स पॉसिबल कि इसके अपकमिंग मूवीज में हमें इन एडवांस चीजों के अराउंड बुनी हुई स्टोरीज देखने को मिले और ऐसा स्नाइडर्स के स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के कारण है, क्योंकि ये अपने मूवीज में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के ईस्टर एग्स डालने के लिए, हिडन मैसेजेस के लिए और हाइपर एग्रेसिव विजुअल स्टाइल के लिए पॉपुलर है। खैर मैंने इस मूवी में दिए गए हिडन मैसेज पर एक अलग वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख लेना। आर्मी ऑफ द डेड की सिनेमेटोग्राफी भी इन्होंने ही की है, तो नो डाउट हमें विजुअल्स तो काफी ज्यादा अच्छे और टॉप नॉच देखने को मिलते हैं। पर एक आदमी हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता है और इसलिए हमें ऐसे भी कई मोमेंट्स और सीन मिलते हैं जिसके कारण ये मूवी कई लोगों के एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं हो पाई है और कुछ लोग तो इसे गार्बेज बोल रहे हैं। तो कई सालों तक डेवलपमेंट प्रोसेस में रह चुकी ये फिल्म की IMDb पर रेटिंग 6 से भी कम क्यों है? ऐसी क्या मिस्टेक्स है इस फिल्म में जो दिमाग की बत्ती जलाकर अगर आप लोग देखो तो आपको भी ये मूवी गार्बेज लगेगी? और क्या है वो 10 चीजें जिसका जैक स्नाइडर को ध्यान रखना चाहिए था जिससे ये मूवी और भी ज्यादा फाड़ू हो सकती थी? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। देखो मैं जो भी इस वीडियो में बात करूंगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, तो मेरे पे केसेस मत कर देना। ऐसे भी आजकल केस की लहर है, गौरव जोन, KRK, पारस सब चक्कर में फंसे हुए हैं। सो कुछ गलत बोल दूं तो लपेटे मत लेना यार। और एक चीज मैं पहले ही बोल दूं कि ये मूवी एज अ ज़ॉम्बी लवर मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है और पर्सनली इस मूवी से भी ज्यादा मैं इस ज़ॉम्बी यूनिवर्स को लेकर एक्साइटेड हूँ जिसकी बाकी पार्ट्स भी सून रिलीज होगी। पर आई होप कि ये 10 चीजों पर स्नाइडर्स थोड़ा ध्यान दे तो मूवी इरिटेटिंग कम और एंटरटेनिंग ज्यादा होती। सो स्पॉइलर अलर्ट। नंबर 10, मूवी की लेंथ सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है, जहां हमेशा से हॉलीवुड मूवीज की लेंथ 1.5 घंटे तक रहती आई है। ये मूवी 2.5 घंटे से भी ज्यादा लंबी खींचती है जो कि बिल्कुल अननेसेसरी है। लिटरली 50 मिनट सिर्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट में बर्बाद कर दिए और इतने सारे एक्टर्स में से सिर्फ 2 को छोड़कर सबके सब मर जाते हैं, तो यार फायदा क्या हुआ इतना बताने का? उसमें से एक सो कॉल्ड लीड कास्ट यानी कि हमारी डायन हेलीकॉप्टर में दिखने के बाद गायब भी हो जाती है और इवन बाद में भी नहीं दिखती। खैर आई गेस कि वो डायन थी इसलिए गायब हो गई। और यस आई एम टॉकिंग अबाउट हुमा कुरैशी जो कि इस फिल्म में 2 बच्चों की माँ होती है और जिनकी रोल उतनी ही है जितनी रेस 3 में लॉजिक। खैर जब इस फिल्म यूनिवर्स की प्रीक्वल सीक्वल सब रिलीज होंगी तो इस पार्टिकुलर मूवी के लेंथ को खींचना बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। नंबर 9, पूरी मूवी में किसी को भी ब्ली टनाका पर शक नहीं होता है कि यार वो बंदा बिलियनियर है, वो सिर्फ $150 मिलियन वापस लेने के लिए किसी को क्यों भेजेगा? मतलब किसी के दिमाग में ये चीज नहीं आई। और जब उसे ब्लड सैंपल मंगवाना था तो अपने कुछ और टीम को भी बैकअप में भेजना चाहिए था ना, कि अगर मार्टिन मर जाए तो कोई और इसे ले आए। नंबर 8, जब सब एक्टर्स की जान ही लेनी थी तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में 50 मिनट बर्बाद क्यों किए? क्या जरूरत थी? लिटरली 2 को छोड़कर सब लोग मर जाते हैं। ठीक है आई नो ज़ॉम्बी मूवी है, लोग मरेंगे, पर फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट में इतना जोर देने की नीड नहीं थी। नंबर 7, मार्टिन यानी कि ब्ली टनाका के राइट हैंड को जब क्वीन का सर मिल गया था जो मेनली उसे चाहिए था तो उसे वहां इंतजार करने की क्या जरूरत थी? अरे यार अंतराक्षरी खेलना था क्या? सीधा वहां से अपना काम करके निकल लेता। लेकिन नहीं, जब तक फिल्म में 10 लोग नहीं मरेंगे तब तक ज़ॉम्बी फिल्म कैसे? नंबर 6, ये सबसे बेकार है। मतलब कि एक ज़ॉम्बी लीडर बिल्डिंग के टॉप से हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखता है, जब तक वो नीचे जाकर अपने घोड़े को ढूंढकर उसमें बैठता है तब तक हेलीकॉप्टर एटलीस्ट 1 मील तो आगे जा ही चुकी होगी। पर नहीं, ज़्यूस हेलीकॉप्टर से भी पहले ओलंपस में पहुंच जाता है। अगर आपने मूवी देखी है तो आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। मतलब कि हेलीकॉप्टर की एवरेज स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर की होती है और हॉर्स की सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की। मतलब कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। इसलिए मैंने कहा कि दिमाग का स्विच ऑफ करके इस मूवी को देखना। और हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 1 टाइम वॉच ये जरूर है जिसे आप देख सकते हो। नंबर 5, जब कोई न्यू गाने की बात कर रहा होता है और टाइम कम है इस चीज की बात कर रहा होता है तब मूवी का पेस और भी ज्यादा स्लो होता जाता है। मतलब यार खुद सोचो, जब मैरियन हेलीकॉप्टर से ओलंपस पर जा रही थी तब उनके पास 9 मिनट थे, पर इतने ज़ॉम्बीज को मारकर वहां से भागकर फाइनली जब वो हेलीकॉप्टर पर जाने वाले होते हैं तभी मैरियन जागती है और अपना स्पीच देती है। मतलब क्यों भाई, भाग वहां से, बाद में स्पीच देना। विदिन 2 से 3 मिनट्स में न्यूक्लियर बॉम्ब फटने वाला है, पर नहीं, इन लोगों को यहाँ इमोशनल मोमेंट शेयर करना है और जिसके चक्कर में ज्यूस को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और वो एट द एंड बटिस्टा को मार भी देता है। नंबर 4,
जिस लड़की से कुछ फुटस्टेप पर खड़े ज़ॉम्बी के सर पर गोली नहीं मारी जा रही थी, वो कुछ ही देर बाद बैक टू बैक 8 ज़ॉम्बीज को हेडशॉट मार देती है। मतलब कि कैसे ब्रो, उसमें ये पावर सडनली कौन दे गया? और सच्ची में ये चीजें कुछ इरिटेटिंग जरूर लगती है। नंबर 3, जिसके लिए केट ज़ॉम्बी के बीच जाती यानी कि गीता, एंड में पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो गई। क्या वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गई या सीक्रेटली जिस तरह वेंडर हु ज़ॉम्बी बन गया वैसे ही कहीं गीता भी तो ज़ॉम्बी के काटने के बाद ज़ॉम्बी नहीं बन गई? देखो विलेंस विकी पर टनाका के पेज पर ये मेंशन है कि टनाका वैसे 2 मेन कास्ट में से एक है जो ना इन्फेक्ट हुआ और ना मरा है। एंड वन थिंग वी नो फॉर श्योर कि गीता इस फिल्म की टॉप कास्ट में से है और टनाका के अलावा जो 1% सर्वाइव की थी वो केट थी। सो आई कैन फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन कि गीता की क्रैश में डेथ हो चुकी है। टॉपिक क्लोज। और अब कोई भी तुमसे ये पूछे तो इस वीडियो का लिंक भेज देना उसको। नंबर 2, वेंडर हु इन्फेक्ट कैसे हुआ? हमने ज़्यूस और वेंडर हु की फाइट देखी है और उस दौरान कहीं भी ज़्यूस वेंडर हु को काट नहीं पाया था। उसने नेल से हमला जरूर किया पर वो किसी और जगह पर था, और अगर ज़्यूस वेंडर हु को बाइट करता तो ये हमें ना सही, उसे तो खुद पता चलना ही था। पर नहीं, इसका क्लू हमें बाद में मिलता है और लास्ट की रिएक्शन से तो ऐसा लगता है कि उसने फर्स्ट टाइम ही इस बाइट को देखा है। मतलब यार, काटने के बाद दर्द होता है ना, वो भी तो इंसान ही था। पर खैर छोड़ो। अब अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 1, ज़ॉम्बी लवर्स। हम सब जानते कि ज़ॉम्बीज ब्रीथ नहीं करते। मेरा मतलब चाहे तो वो कर भी सकते, पर अगर नहीं करे तो भी जिंदा रहेंगी। पर ह्यूमंस की तो नेसेसिटी है। तो यार अब तुम सभी बताओ कि लास वेगस में न्यूक्लियर ब्लास्ट होने के कुछ देर बाद जब वेंडर हु वॉल्ट से निकलता है तो वो सरवाइव कैसे कर जाता है? और ना सिर्फ सरवाइव करता है बल्कि 3 पैसों से भरे बैग को लेकर भी जाता है, और तब भी उसे ना कोई चक्कर आता है और ना ही कोई प्रॉब्लम होती है, जो कि एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। हम इंस्टेंटली अगर किसी भी न्यूक्ड एरिया में जाएंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आखिर इसने कैसे किया? और इस फिल्म के एंड तक वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। सो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ज़ॉम्बीज के बाइट के कारण ऐसा हुआ। तो आखिर वेंडर हु क्यों नहीं मरा? क्योंकि टेक्निकली उसकी रेडिएशन के कारण डेथ हो जानी चाहिए थी। खैर मुझे ये नहीं पता, ये आप बताओ कि क्या जैक स्नाइडर ने यहाँ पे भी कोई हिडन मैसेज डाला है? खैर डेव बटिस्टा की इस फिल्म में जैसी भी टीम रही हो, पर क्या आपको पता है हमारी दुनिया में अगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाए तो किन लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।